हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। दिस अक्षय उपाध्याय, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस मैडनेस। और आज हम लोग करने जा रहे हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने केप्लर्स लॉ के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। सो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि न्यूटन ने कैसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दे दिया। और इस लॉ का नाम यूनिवर्सल, ये वर्ड क्यों यूज किया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोल सकते थे। यूनिवर्सल वर्ड यूज करने का क्या मेन पर्पस था इसके पीछे। ये समझने के लिए पहले तो कि न्यूटन डायरेक्टली लॉ दे दिया गया, पहले तो हम लोग न्यूटन के बारे में थोड़ा जानते हैं। अब देखो, न्यूटन एक फिजिसिस्ट ना होते हुए एक मैथमेटिशियन थे। यस, यू हर्ड इट राइट, मैथमेटिशियन थे। तो सर उन्हें तो मैथमेटिक्स से कुछ देना चाहिए था। क्या जरूरत है हमें इतना बड़ा लॉ दे देने के लिए, ग्रेविटेशन पूरा चैप्टर आ गया। देखो, न्यूटन वॉज नॉट द फर्स्ट वन जिन्होंने ग्रेविटेशन के बारे में सोचा था, और या फिर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कुछ मासेस या फोर्सेस के बारे में कुछ सोचा था। इनसे पहले भी, जैसे केपलर के बारे में देखो, उन्होंने प्लानिटरी मोशन के बारे में पढ़ा था। गैलीलियो वॉज द पर्सन जिन्होंने बोला था कि अगर प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, कुछ प्लानिटरी मोशन शो कर रहे हैं, उनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो दो मासेस के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकते हैं। बट कुछ थेरोटिकल चीजों को हम लोग ज्यादा बिलीव नहीं करते अगर वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ ना हो तो। अब ही वॉज अ मैथमेटिशियन। इन्होंने, एक प्लेग का टाइम चल रहा था, जब लॉकडाउन चल रहा था यहाँ पे, इन्होंने बहुत सारी चीजों के बारे में धड़ाधड़ धड़ाधड़ चीजें दे दी। जैसे कि इन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट दे दिए लाइट को रिलेटेड, लाइट को लेके, राइट, एस्ट्रोनॉमिकल बिहेवियर ऑफ द प्लैनेट्स के बारे में। ओके, टेलीस्कोप का अगर आप देखो तो वहां पे भी उन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस किए हैं। उसी टाइम पे कैलकुलस दे दिया मैथमेटिक्स में। एट द सेम टाइम उन्होंने बनाया बच्चों यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था। अब सिंपल सी बात है ना, जो मैथमेटिकल होगा उसको ज्यादा अच्छे से लोग समझेंगे, राइट है। अगर मैं थेरोटिकली बोलूँ तो उतना ज्यादा समझ में नहीं आएगा। तो न्यूटन ने क्या दे दिया, थेरोटिकल एक्सप्लेनेशन के साथ साथ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी दे दिया। एक स्टोरी है कि जब प्लेग का टाइम चल रहा था, लॉकडाउन था वहां पे, उनके यहाँ पर क्या था, लॉकडाउन था। अब लॉकडाउन है अगर, ओके, तो क्या करेंगे वो लोग, अंदर रहेंगे, क्वारंटीन रहेंगे। तो एक स्टोरी, छोटी सी स्टोरी है, आप लोगों ने सुना होगा कि न्यूटन ने एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे थे और उन्होंने एक एप्पल को गिरते हुए देखा। जब उन्होंने एप्पल को गिरता हुआ देखा तो उन्हें क्या लगा कि ये एप्पल मेरे सर पर गिरा है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है, राइट है, तो शायद से अर्थ उस पर कुछ तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। अगर ऐसा होता कि समझो न्यूटन बैठते वहां पे, ओके, और ये एप्पल ऐसा देखता न्यूटन को, देखो अभी देख रहा है वो, अगर वो न्यूटन एप्पल न्यूटन को देखता और वो उस पर गिरता, लेकिन गिरते गिरते वो उड़ जाता है ना। अगर वो गिरे, ये गिरा और ये उड़ गया, अगर ग्रेविटी नहीं होती तो ये तो पॉसिबल था ना कि एप्पल नीचे ना गिरता, गिरते बराबर उड़ नहीं जाता। तो मतलब न्यूटन ने सोचा कि जब भी एक ऑब्जेक्ट उनके ऊपर गिर रहा है, अब यहां पे समझो इस केस में अगर आप देखो तो वो गिरा लेकिन उड़ गया दिस इज नॉट द केस, राइट। गिरता है तो नीचे ही आता है। तो उन्होंने सोचा कि हर एक ऑब्जेक्ट, अगर कोई फॉल होता हुआ ऑब्जेक्ट है, तो वो हमेशा नीचे क्यों आता है, ऊपर क्यों नहीं जाता। उनका ये क्वेश्चन था, और यही क्वेश्चन ने न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में बहुत सारी चीजें उन्होंने बता दी। अब हम लोग क्या करेंगे, उसी चीज को एक एक करके एनालाइज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो न्यूटन्स का लॉ उन्होंने दिया ग्रेविटेशनल फोर्सेस के लिए या फिर दो मासेस के लिए, ये यूनिवर्सल क्यों कहा गया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस लॉ का नाम क्या है। इस लॉ का नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, या फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। अगर न्यूटन के टर्म्स में देखोगे तो न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, states that any two bodies in the universe मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को उठा लो, ओके, अट्रैक्ट्स ईच अदर विद अ फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब ना इस स्टेटमेंट को हम लोग एक फॉर्मूला से बनाने की कोशिश करेंगे। सो एवरी बॉडी बोला है ना उन्होंने, तो हम लोग हर एक ऑब्जेक्ट के लिए ये कंसिडर कर सकते हैं। तो मैं चलो लिखने का स्टार्ट करता हूं यहां पर कि एवरी बॉडी में एक फोर्स है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, एनी टू बॉडीज, लेट्स से कि वो जो टू बॉडीज है उनके मासेस एम, कैपिटल एम एंड स्मॉल एम है, या फिर आप M1 M2 भी कह सकते हो, राइट है। सो क्या बोला है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। मासेस के प्रोडक्ट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए इनके बीच में, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये उन्होंने फॉर्मूला दिया, बट सर ये तो फॉर्मूला कंबाइंड फॉर्मूला दिख रहा है हमें। तो चलो इसे एक एक करके समझते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि द हैवियर द ऑब्जेक्ट, ओके, उतना ज्यादा उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। तो अब कौन से दो बॉडीज है,
चलो ड्रॉ करके देखते हैं। समझो यहाँ पे एक बॉडी है और वी हैव वन मोर बॉडी ओवर हियर। लेट से जो पहला बॉडी है उसका मास इज m, कैपिटल M, एंड इसका स्मॉल m है। इनके सेंटर से इनके डिस्टेंस कुछ तो होगा ना, तो लेट अस कंसीडर कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो r है। ओके, वो r है, दैट इज डिस्टेंस r। आप चाहो तो बच्चों यहाँ पे d भी लिख सकते हो, कुछ कुछ रेफरेंस बुक्स में d भी लिखा होता है, r है हम लोग कंसीडर करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये जो मासेस है इनके m एंड कैपिटल M, इस पे डिपेंड होंगे आपके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टू mm, दैट इज कैपिटल M एंड स्मॉल m। प्रोडक्ट से मल्टीप्लीकेशन, जितना हैवियर मास होगा उतना उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइयर होगा। एंड उन्होंने क्या बोला कि ये फोर्स जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये स्क्वायर क्यों है? चलो आप बोलते हो कि जितना ज्यादा दूर है उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, राइट है ना। जो ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, नजदीक लाओगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। तो हम लोग इनवर्स प्रोपोर्शन तो समझ पा रहे हैं, बट वो स्क्वायर नहीं समझ पा रहे, वहां पे स्क्वायर कैसे आया। तो ये जो स्क्वायर वाला टर्म है इसे भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं आने वाले लेक्चर में, इसके बाद वाले लेक्चर में। इट कैन बी प्रूव्ड बाय इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के इनवर्स स्क्वायर लॉ से प्रूव होगा। अब इसका डेरिवेशन होने वाला नेक्स्ट लेक्चर में, तो आप लोग देख सकते हो वो। तो उस लेक्चर में हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कैसे स्क्वायर आया यहाँ पे। इट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ, और ये इनवर्स स्क्वायर लॉ बहुत जगह पे एप्लीकेबल। इवन आप जब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पढ़ोगे ना, उसमें भी आपको ये स्क्वायर देखने मिलेगा टर्म, तो हम लोग उसे भी प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो इन दोनों फॉर्मूलाज को अगर मैं क्लब कर दूं और मैं बोलूं कि F अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपिटल M और स्मॉल m से, एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, अगर इन दोनों को क्लब कर दिया जाए और मैं बनाऊं एक फॉर्मूला, इन दोनों को मिला के एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूं, तो वो फॉर्मूला कैसा दिखेगा? देखो LHS सेम है उसके, तो मैं क्लब कर सकता हूं इन दोनों को, राइट है। तो F is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them। अब ये जो फॉर्मूला है ये न्यूटन का फॉर्मूला है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के लिए। यही फॉर्मूला है सर, यस सर, यही फॉर्मूला है। इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ मतलब प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, राइट कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसके पास मास है, मतलब बेसिकली कोई चीज जो एग्जिस्ट कर रही है, राइट है। हमने बोला ना कोई भी चीज के पास मास कब होगा, जो मैटर होगा, मैटर है उसके पास मास है। मतलब हर दो चीज को उठा के देख लो, ये पेन ले लो, ये माइक ले लो, इन दोनों के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन देयर मासेस एंड डिस्टेंसेस, लेकिन होगा जरूर। मतलब इस पेन में और मेरे में भी है। तो सर ऐसा छोड़ने पर आपके बॉडी में चिपकना चाहिए, नहीं, उससे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ अप्लाई कर रहा है, राइट है। तो मतलब अगर दो पर्सन अगर बैठे हुए, लेट अस कंसीडर हमारे पास दो हमारे फेवरेट लर्नर्स हैं, लेट से छोटू एंड चिंटू है, ओके, और ये दोनों बैठे हुए हैं लेट से यहां पर और यहां पर। तो इन दोनों के बीच में मासेस तो है, लेट से इसका कैपिटल M है, इसका स्मॉल m है, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना, तो चिपकते ही क्यों नहीं है सर ये लोग? बिकॉज उससे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है अर्थ उन पर, राइट, बिकॉज अर्थ का भी कुछ तो मास होगा, मास ऑफ अर्थ लिख देता हूं। तो ये ज्यादा इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसके वजह से इनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज्यादा नहीं होती कि वो दोनों एक दूसरे में चिपक जाए, राइट है। तो ये सेम चीजें एप्लीकेबल होती है जब भी आप कंसीडर करते हो कोई भी मासेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, राइट। सो ये चीज आप याद रख लो कि जब भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप बात करो तो हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा, लेस भी हो सकता है, मोर भी हो सकता है, ओके, लेकिन होगा जरूर, राइट है। तो अब एक बार फिर से इस स्टेटमेंट को देखते हैं, रटते नहीं है हम लोग, समझते हैं, ओके। अब इस स्टेटमेंट को देखते हैं। द लॉ स्टेट्स दैट एनी टू बॉडीज है ना, M and M in the universe attracts each other with a force that is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them, okay। अब याद रखना ये हर जगह पे एप्लीकेबल होगा। फिर से एक बार लिख के देखते हैं कि F is equals to, मैं इसमें स्मॉल g लिख देता हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू, क्या बोला मैंने पहले, इक्वल्स टू नहीं, पहले प्रोपोर्शनल टू, ओके, M अपॉन R स्क्वायर। अब देखो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है यहाँ पे, इसे आपको हटाना है, राइट है। अभी तक तो हम लोगों ने प्रोपोर्शनल, तो जब भी आप इसे रब करोगे, आप निकालोगे, तो आपको इक्वलाइज करना है उसे। तो कोई भी प्रोपोर्शनल चीजों को इक्वलाइज करने के लिए आपको एक कोई तो कांस्टेंट यहां पे देना पड़ता है। तो यहां के कांस्टेंट को कहा जाता है G, राइट। दिस इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी एक वैल्यू होती है जो कि हेनरी कैवेंडिश ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव की। और क्या वैल्यू थी उसकी? उसकी वैल्यू आई थी अराउंड, इट वाज अराउंड 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। से ये यूनिट नहीं समझा, वैल्यू तो चलो हम लोग देख लेंगे, ओके, हेनरी कैवेंडिश ने बोला तो मानना पड़ेगा, ओके। लेकिन ये यूनिट कैसे आया, इसका यूनिट निकालना बहुत ज्यादा सिंपल है। आप कैसे करोगे? आप सिंपल वे में F इज इक्वल्स टू, आपने बोला G m अपॉन आर स्क्वायर है, तो अगर आपको G फाइंड आउट करना है तो यू कैन राइट G इज इक्वल्स टू, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अब जो भी वैल्यूज है उस तरफ चले जाएगी, एफ आर स्क्वायर अपॉन एम एन एम। अब देखो एक एक करके सबके यूनिट्स लिखते हैं। अगर आप फोर्स का यूनिट देखो तो दैट इज न्यूटन्स। अगर आपको आर स्क्वायर का यूनिट निकालना है तो क्या होगा? मीटर होता है डिस्टेंस का, तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, राइट है। एंड इसका और इसका होता है केजी और केजी, राइट है, दोनों का केजी मतलब क्या हो जाएगा? ये केजी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या मैं इन दो तीनों को साथ में लिख के ऐसे लिख सकता हूं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, राइट है। सो दिस विल बी द यूनिट फॉर जी। तो आप पीछे अगर एक बार चेक कर लो तो यहां पे आप देख पा रहे हो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये भी प्रूव कर दिया हम लोग ने यूनिट को भी। तो प्लीज राइट डाउन द यूनिट, ओके, ये यूनिट होगा आपके जी का, ओके, ये यूनिट हो जाएगा आपके जी का। अब ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कुछ एप्लीकेशंस है क्या? देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशंस, बहुत सारे एप्लीकेशंस है, बट एक नॉर्मल एप्लीकेशन आप बता दो सर जो कि हमारे नेचर में हम लोगों को देखने मिले। बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन ये है बच्चों कि अगर आप देख लो कि आपका जो भी चीज है, आप अर्थ से जुड़े हुए कैसे हो, राइट? अगर आप सरफेस ऑफ अर्थ पर हो तो वो जुड़े हुए कैसे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल। अब आपके आसपास में मून भी घूम रहा है, मतलब प्लानिटरी मोशन में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। आप आपका प्लानिट मतलब अर्थ और सन के अराउंड घूम रहा है, उसमें भी है। जो टाइड्स आते हैं मून की वजह से, वो भी है, सन की वजह से वो भी है। तो बेसिकली हर जगह पे आप देखो कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये सब मोशंस आपके सामने हो रहा है। देयर आर मेनी, ओके। तो कुछ फेनोमिनाज आप सबके सामने लिखे, और भी फेनोमिनाज है बच्चों, जो भी चीजें इंक्लूड हो रही है वो सब याद रख लेना कि आपके मासेस के ऊपर डिपेंड कर रही है। जो चीजें एग्जिस्ट करते हैं उनके बीच में फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे। अगर वो दो चीजों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, ज्यादा डिस्टेंस है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा कम हो सकता है, इतना भी हो सकता है कि वो नेग्लिजिबल हो जाए, लेकिन होंगे जरूर। आई होप ये वीडियो आप सबको हेल्पफुल होगा। अगर अच्छा लगा बच्चों तो चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू।